हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम उपस्थित है एक नए अध्याय के साथ जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और ये अध्याय 3 है कक्षा 9वीं का। तो इसको शुरू करेंगे। आज हम इसका बेसिक पार्ट सीखेंगे और वो बेसिक पार्ट कवर करेगा आपकी एमसीक्यूज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना और समझने का प्रयास करना है। तो हमने कुछ बातें पिछली क्लास में सीखी थी, वहीं से शुरू करेंगे। हम पहले बात करेंगे एक संख्या रेखा की। एक मैं यहाँ पे रेखा ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास एक संख्या रेखा है। ये संख्या रेखा है। आपको पता है कि इस संख्या रेखा में बीच में आपके पास एक शून्य होता है। यहाँ शून्य होता है और यहाँ पे बराबर गैप पे आपके पास यहाँ पे इस तरह के पॉइंट लगे होते हैं। ये आपने पिछली क्लास में सीखा है, छठी में भी सीखा है, सेवंथ में भी और छोटी क्लासों में भी सीखते आ रहे हो। ये आपके पास शून्य है और ये आपकी कोई एक रेखा ली मैंने, इसको नाम दिया मैंने संख्या रेखा। और संख्या रेखा क्या होती है आपके पास? संख्या रेखा पे संख्याओं को निर्देशित किया जाता है। इसको इंग्लिश में नंबर लाइन बोला जाता है। नंबर लाइन। यहाँ पे क्या करा जाता है? यहाँ पे संख्याओं को अंकित किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। तो ये एक ऋणात्मक साइड है और एक धनात्मक है। आपने वहां पे सीखा है, यहाँ पे एक होगा प्लस का, इधर को दो होगा, तीन, चार, पांच, इस तरह। और यहाँ पे जीरो से नीचे को आपके पास -1, -2, -3 और -4 होगा। तो जो यहां से अरे को है इसको बोलेंगे आप ऋणात्मक। ये आपके पास क्या है? ऋणात्मक संख्या है या ऋणात्मक अंक है। और इधर को आपके पास क्या होगा? धनात्मक। ये क्या होगा आपके पास? धनात्मक संख्या। और बीच में आपके पास ये शून्य है। ये आपके पास शून्य है। तो ये जो रेखा है यहाँ पे, इस पे क्या किया जाता है? संख्याओं को या अंकों को अंकित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि राइट हैंड साइड को, ये राइट हैंड साइड है आपकी, ये राइट हैंड साइड है और ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड को धनात्मक संख्याएं होती है और लेफ्ट हैंड साइड को ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो हम बात करेंगे कि अगर मैं एक दूसरी संख्या रेखा ले लूं, एक दूसरी संख्या रेखा ले रहा हूं मैं ऐसे को, ये अभी लेटी हुई थी, अब मैंने दूसरी संख्या रेखा ले ली। और यहाँ पे बीच में कहीं शून्य है। इस साइड को धनात्मक संख्याएं होगी आपके पास, ये बराबर दूरी पे होगी। और शून्य से नीचे आपके पास ऋणात्मक संख्याएं होगी। ये आपके पास ऋणात्मक संख्याएं होगी इस तरह। तो मैंने बना दिया ये। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ भी एक शून्य है बीच में और यहाँ भी शून्य है बीच में। तो ये एक लेटी हुई रेखा है और एक क्षैतिज रेखा है। इसको बोला जाता है, जो खड़ी रेखा है इसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे आप? वर्टिकल लाइन। और इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये वाली आपके पास कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। तो दोनों पे क्या किया जाता है? संख्याओं को अंकित किया जाता है। अब ये जो निर्देशांक ज्यामिति है इसी से रिलेटेड है। शुरू में एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनका नाम था रेने दिकार्ते। उन्होंने एक ऐसी पद्धति का आविष्कार किया था जिससे हम कहीं भी स्पेस पे, कहीं भी अगर कोई वस्तु है उसकी जो स्थिति है उसको
दर्शा सकते थे, जैसे कि ग्लोब में आपके पास देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती है, उसी से रिलेटेड है ये। परंतु अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे, अभी हम बात करेंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की। तो रेने दिकार्ते ने इसका आविष्कार किया था, तो इसको इसी वजह से कार्तीय पद्धति भी बोला जाता है। उन्होंने क्या किया था कि किसी सरफेस पे किसी वस्तु की स्थिति को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उन्होंने इन्हीं रेखाओं का उपयोग किया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। अगर मैं इस रेखा को उठा के यहां रख देता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, तो अगले पेज पे करते हैं। ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। तो जो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो मैंने ऐसे निर्देशित कर दी, एक मेरे पास वर्टिकल लाइन थी वो मैंने ऐसे निर्देशित कर दी। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, तो ये एक रेखा थी आपके पास, ये वर्टिकल लाइन थी और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको उन्होंने कहा था एक्स अक्ष। इसको क्या नाम दिया था, एक्स अक्ष। और जो ये वर्टिकल लाइन थी इसको नाम दिया था वाई अक्ष। अब आपको पता है कि इसमें भी एक्स अक्ष में यहाँ पे एक्स का भी शून्य और वाई का भी शून्य है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ये शून्य और शून्य लिख दिया। तो आपको यहाँ पे पता है कि एक साइड को धनात्मक संख्याएं होती है और एक साइड को ऋणात्मक संख्या होती है। तो जहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं वहां पे मैंने ओ नाम दे दिया और इसको नाम दिया मैंने एक्स और एक्स डैश। डैश का मतलब है इधर को ऋणात्मक संख्या और इधर को धनात्मक संख्या। जिधर को वाई एक्स है वो धनात्मक धनात्मक संख्याएं हैं और जिधर को डैश है उधर को ऋणात्मक है। वैसे यहाँ वाई की साइड भी वाई और वाई डैश रहेगा, मतलब इधर को ऋणात्मक संख्याएं होगी और इधर को वाई वाली साइड को धनात्मक संख्याएं होगी और वाई डैश की साइड को ऋणात्मक संख्याएं होगी। तो इतना समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे जहां पे ये दो रेखाएं क्रॉस कर रही है, यहाँ पे x भी 0 होगा और आपके पास y भी 0 होगा। तो इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, मूल बिंदु। जहां पे आपके पास जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे जाते हैं, वो क्या होता है, वो 0 और 0 होते हैं। और याद रखना जो निर्देशांक होते हैं उसमें सबसे पहले x लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है। और ये जो पहले वाला होगा ये x का निर्देशांक होगा और दूसरे वाला y का निर्देशांक होगा। और आपने एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसको हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जो निर्देशांक होंगे। अब उन्होंने जो रेने दिकार्ते थे उन्होंने एक सरफेस लिया था जहां पे उन्होंने वस्तु की स्थिति को बताना था। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई चिड़िया है, यहाँ पे ये दिखानी है, तो ये वाला जो पॉइंट है उसको कैसे दर्शाएंगे, उसके लिए उन्होंने इन अक्षों का उपयोग किया था। और ये एक सरफेस लिया था उन्होंने और इसको कहा जाता है कार्तीय तल। क्या कहा जाता है इसको, कार्तीय तल। तो या इसको बोला जाता है निर्देशांक तल, सरफेस। इसको कार्तीय तल बोला जाता है या फिर क्या बोला जाएगा, निर्देशांक तल। तो यहाँ पे इस वस्तु की स्थिति को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ये एक्स और वाई अक्ष का सहारा लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने किया था, तो उन्हीं के नाम से ये फेमस हो गया कार्तीय पद्धति। तो अब थोड़ा सा और मूव करेंगे हम आगे, तो वो नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं मैं आपको कि और क्या था इसमें। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, 1 मिनट। अब आपको पता चल चुका है कि एक x है और x डैश है, x और x डैश है, और ये वाला आपके पास y और y डैश है। तो यहाँ पे बिंदु O होगा बीच में। तो समझने से पहले यहाँ पे मैं वो बिंदु दर्शा देता हूँ, 1 2 3 और 4। मान लो थोड़ा सा ही दिखाता हूँ, 1 2 3 और 4। इधर को माइनस वाली संख्या होगी, -1, -2, -3 और -4।
4। इधर को आपके पास होगा 1 2 3 और 4, और इधर को ऋणात्मक संख्या होगी y की -1 -2 -3 और -4। यहाँ पे ध्यान देना है आपने कि इस जो वर्टिकल लाइन है, मतलब जो आपके पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, यहाँ पे इस ओ से ऊपर ऊपरली साइड को आपके पास धनात्मक संख्या और y डैश की साइड को ऋणात्मक संख्या है। अब आपने देखा ये जब दो ये लाइन क्रॉस हुई, आपस में प्रतिच्छेद हुई, और यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेद होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसको बोला जाता है समकोणिक कक्ष, जब ये आपस में 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद होगी। तो यहाँ पे आपके पास 4 कक्ष बन गए। पहला कक्ष, और एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपने, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है आपने, और ये रोमन अंक में लिखना है आपने गिनती। और ये चौथा कक्ष, 4 कक्ष बन गए ये। तो इसको बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको? चतुर्थांश। तो यहाँ पे 4 चतुर्थांश बनते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश, और आपके पास चौथा चतुर्थांश। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है और ये पता करना है कि जो पहला चतुर्थांश है वहां पे क्या क्या चीजें हैं। अब अगर हम इस पहले कक्ष की बात करें, ये वाला कक्ष, इसकी मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x भी आपके पास धनात्मक होगा। मान लो कोई वस्तु ये है आपके पास, यहाँ पे है कोई वस्तु, तो यहाँ पे x का जो पॉइंट होगा वो भी धनात्मक होगा और y वाला भी धनात्मक होगा। तो यहाँ पे x भी धनात्मक है और y भी आपके पास धनात्मक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? पहला चतुर्थांश। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है x भी धनात्मक होता है, x भी धनात्मक होता है, और y भी आपके पास क्या होगा? y भी धनात्मक होगा। x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा आपको। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूले। तो चलो अब हम दूसरे चतुर्थांश में पहुंचेंगे। और दूसरे चतुर्थांश में आपके पास मान लो यहाँ कोई वस्तु है यहाँ पे, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे हम? देखो यहाँ पे सबसे पहले हम x लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस साइड को x क्या है आपके पास? ऋणात्मक है, और y क्या है आपके पास? धनात्मक है। तो पहले हम x लिखेंगे, तो x का निर्देशांक कैसा रहेगा? यहाँ पे माइनस रहेगा, और y का निर्देशांक हम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे y का निर्देशांक कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। तो यहाँ पे x क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा, और जो y है वो कैसा रहेगा? y रहेगा आपके पास धनात्मक। अब हम बात करेंगे इस तीसरे चतुर्थांश में। यहाँ कोई वस्तु है मान लो, तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है कि पहले x का भी माइनस और y का भी माइनस है, तो दोनों ही माइनस होंगे। और ये याद रखना, मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? x के निर्देशांक को लिखेंगे, और उसके बाद y के निर्देशांक को लिखेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे x भी ऋणात्मक है, x भी ऋणात्मक है, और आपके पास y भी ऋणात्मक है। यहां से ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में। जो मेन फोकस यहीं पे होगा चतुर्थांश में, कि कहाँ पे कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है। अब यहाँ पे आ जाओ इस चौथे चतुर्थांश में। कोई वस्तु मान लो यहाँ पे, तो x अक्ष जो हम लेंगे वो कौन सी लेंगे? यहाँ पे धनात्मक साइड, ये धनात्मक वाली लेंगे, और y कौन सी लेंगे? ऋणात्मक साइड वाली, क्योंकि ये y ऋणात्मक है और x धनात्मक है। तो पहले हम x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास? x हुआ धनात्मक, और जो y हुआ वो क्या हुआ आपके पास? ऋणात्मक हुआ। यहाँ पे y ऋणात्मक हुआ, x धनात्मक हुआ। तो ये 4 चतुर्थांश है आपके पास। 4 कक्ष बनते हैं जब ये x अक्ष और y अक्ष क्रॉस होते हैं आपस में। और एक चीज और,
यहाँ पे ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि ये कितने डिग्री पे यहाँ पे प्रतिच्छेद होते हैं। तो सबसे पहले ये तो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद होंगे, और इस वाले पॉइंट पे x भी 0 होता है आपके पास और y भी 0 होता है, यानी कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो आपने ये बताना है 0,0 और इस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास आपको एक निर्देशांक दिया जाएगा 4 और 6। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि x का जो निर्देशांक होगा आपके पास, x का निर्देशांक जो होगा उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है भुज। x के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में एब्सिसा बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है। और जो y का निर्देशांक होगा, y का निर्देशांक जो होगा, y का निर्देशांक जो होगा आपके पास, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोटि। x के निर्देशांक को क्या बोलेंगे आप, भुज बोलेंगे, और y के निर्देशांक को क्या बोलेंगे आप, कोटि बोलेंगे। y के निर्देशांक को क्या बोलेंगे आप, कोटि बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो मुझे उम्मीद है यहां आपको समझ आया होगा। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। इतना ध्यान रखना आपने, अभी इस पे भी फोकस नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा आपके पास, ये जैसे ये दिया है आपको, ये वाला ये दिया जाएगा आपको जैसे ये वाला, और यहां से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो x का निर्देशांक है उसको भुज बोला जाता है और y के निर्देशांक को कोटि। तो कौन सा इसमें भुज है और कौन सा कोटि है, तो यहाँ पे भुज हुआ कितना, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक क्या है आपके पास, x का निर्देशांक है आपके पास 4। तो भुज क्या हुआ यहाँ पे, भुज क्या हुआ यहाँ पे 4, और कोटि, कोटि हुआ आपके पास क्या, y का निर्देशांक। तो y का निर्देशांक क्या हुआ आपके पास, कोटि हुआ, और y का निर्देशांक कितना है आपके पास, 6 है। तो ये आंसर रहेगा आपके पास। और एक नंबर में पूछा जाता है, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाए, चाहे एमसीक्यू में पूछा जाए, तो आपने ये ध्यान रखना है। अभी हमने बात करी कि यहाँ पे 4 चतुर्थांश है आपके पास, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है आपने। नंबरिंग किधर से देना है, एंटी क्लॉकवाइज। पहला चतुर्थांश, दूसरा, 3, 4, 4 कक्ष बने, इसको क्वाड्रेंट भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या, चतुर्थांश को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये या पहला पाद भी बोलते, इसको क्या बोलते हैं, या पाद भी बोलते, या फिर क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट तो इंग्लिश में बोलते हैं, परंतु हिंदी में इसको और क्या बोला जाता है, पाद बोला जाता है, या फिर चतुर्थांश। मेनली हम यहाँ पे चतुर्थांश की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने 4 कक्ष बना दिए। जब ये एक्स और वाई अक्ष जो है वो आपस में प्रतिच्छेद हुई, जहां पे प्रतिच्छेद हुई उसको मूल बिंदु बोला जाता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक रहेंगे 0,0। और मैंने बोला था कि ये निर्देशांक तल होता ही आपके पास, ये जो तल दिख रहा है आपको पूरा, इसको निर्देशांक तल बोला जाता है, या कार्तीय तल भी बोला जाता है। और यहाँ पे हम उपयोग करते हैं इसको किसी वस्तु की स्थिति को फाइंड आउट करने के लिए। अभी आपने सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि ये 4 चतुर्थांश है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है। तो पहले में दोनों धनात्मक होएंगे, ये आपको तब आएगा जब इसको बना के देखोगे आप। तो मैंने ये प्लस और प्लस दिखाए यहाँ पे ये वाले, तो ये इसलिए दिखाए है कि पहला जो है आपके पास वो
पहला है एक्स अक्ष, दूसरा है आपके पास वाई का निर्देशांक। एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक, तो एक्स आगे पीछे नहीं करना है आपने, क्या करना है, पहले एक्स एक्स के निर्देशांक को लिखना है और फिर वाई के निर्देशांक को लिखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि मान लो आपको दिया जाएगा कि आपके पास है, आपको दिया जाएगा निर्देशांक 4 और 3 और बोला जाएगा ये कौन से चतुर्थांश में लाई करता है। तो आपको दिख रहा है ये पहला 4 है, दूसरा 3 है, दोनों ही धनात्मक है। तो दोनों धनात्मक कहाँ पे होते हैं आपके पास, पहले चतुर्थांश में। आपसे दूसरा पूछा जाएगा कि -3 और -6 दोनों ही ऋणात्मक है, तो दोनों ही ऋणात्मक कहाँ पे होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में। यहाँ से ध्यान दो, तो ये आपके पास कहाँ लाई करेगा, तीसरे चतुर्थांश में। इस तरह ही लिखना है आपने, इसको इस तरह नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि एक विधि है जो ये कार्तीय पद्धति जिन्होंने भी डेवलप करी है, तो उन्होंने इस सिंबल का उपयोग किया था, रोमन अंकों का उपयोग किया था, तो आपको वही उपयोग करना है। अब आपको पता चल गया। अब आपने वीडियो को पॉज करके मुझे जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगर आपके पास ऐसा हो 1 -3 और 2, ये कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा। तो आपने वीडियो पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि -3 और 2 कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये कौन से दो, एक्स ऋणात्मक और वाई धनात्मक कौन से, देखो एक्स यहाँ पे माइनस है और वाई प्लस है, तो कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा, ये दूसरे चतुर्थांश में लाई करेगा। यानी कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे में। अब एक और है कि अगर आपके पास 3, -2 है, ये कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा, ये आपसे पूछा जाए। 3, -2, तो यहाँ पे x धनात्मक और y ऋणात्मक है, तो ये कौन से चतुर्थांश में, ये आपके पास चौथे चतुर्थांश में लाई करेगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई भी परेशानी अगर आपको लगती है, कोई भी डाउट अगर आपके मन में होता है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको, जो हमने पढ़ा कि जो कार्तीय पद्धति है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है, वो निर्देशित करने, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, किसको, अंकों को निर्देशित करने के लिए। यानी कि आपके पास कोई भी वस्तु है, उसकी स्थिति को फाइंड आउट करने के लिए रेने दिकार्ते फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उन्होंने एक पद्धति का विकास किया था और उन्हीं के नाम से कार्तीय पद्धति फेमस होगी। और हम इसको क्या बोलते हैं, कार्तीय पद्धति। और कार्तीय पद्धति में क्या होता है, अंकों को निर्देशित किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास संख्या रेखा से शुरुआत करेंगे हम, उसमें एक साइड को धनात्मक संख्या होती है संख्या रेखा पे, एक साइड को ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो यहाँ पे दो रेखाएं ली, एक हॉरिजॉन्टल रेखा ली, मतलब ऊर्ध्वाधर, नहीं, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, दो लाइंस ली, संख्या रेखाएं ली और उनको प्रतिच्छेद करवाया 90 डिग्री के कोण पर। और जहां पे वो प्रतिच्छेद हुई वहां पे आपके पास उस को नाम दिया गया, उस बिंदु को मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक होंगे 0 और 0। तो जब ये प्रतिच्छेद हुई रेखा है, तो यहाँ पे आपके पास 4 कक्ष बने, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसको क्वाड्रेंट भी बोला जाता है, पाद भी बोला जाता है। और आपने किधर से नंबरिंग देना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। और दूसरा काम ये है कि आपने ये पहचानना है कि जो कोई भी आपके पास निर्देशांक दिए होंगे, तो कौन से चतुर्थांश में वो लाई करेगा या कौन से चतुर्थांश में वो होगा। इसके लिए आपको ये इमेज जो यहाँ पे बना रखा मैंने इस पेज पे, वो आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन से में कौन सा जो निर्देशांक है वो धनात्मक है और कौन सा ऋणात्मक है। तो पहले कक्ष की बात करेंगे तो इसमें दोनों ही धनात्मक होते हैं, और दूसरे कक्ष में आपके पास x ऋणात्मक होता है और y धनात्मक होता है, और तीसरे कक्ष में दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, और चौथे कक्ष में x जो है वो धनात्मक होता है और y आपके पास ऋणात्मक होता है। तो ये आपके पास पता होना चाहिए
फिर आपको निर्देशांक का पता चल गया कि कौन सा निर्देशांक कहाँ पे लाई करेगा। फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जो आपके पास एक निर्देशांक दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से अक्ष पे लाई करता है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा भुज और कौन सा कोटि है। तो हमने भुज और कोटि की बात करी कि एक्स का जो निर्देशांक होगा उसको भुज बोला जाता है और वाई के निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है यहाँ से कि कौन सा यहाँ पे भुज और कौन सा कोटि है। अब आपको निर्देशांक का पता चल गया कि कौन से चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर आपको भुज और कोटि का पता चल गया। मूल बिंदु का आपको पता चल गया कि मूल बिंदु क्या होते हैं। अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे कि मान लो यहाँ पे आपको एक बिंदु दे दिया 2 और 0, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा। तो यहाँ या कौन से अक्ष पे लाई करेगा। एग्जाम में इस तरह कंफ्यूज किया जाता है कि ये कौन से चतुर्थांश में लाई करता है या फिर कौन से अक्ष पे लाई करेगा। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे दोनों ही धनात्मक और इस 0 पे फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे आपने देखना है कि y का निर्देशांक है ही नहीं यहाँ पे। जब यहाँ पे y का निर्देशांक नहीं होगा तो ये सिर्फ x का निर्देशांक दिया गया है यहाँ पे, तो कौन से अक्ष पे होगा, ये x अक्ष पे होगा। तो आपसे वहां पूछा जाता है क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में, कि यहाँ पे ये कौन से चतुर्थांश में लाई करता है। तो हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, लिख देते हैं ये पहले चतुर्थांश में। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे y 0 है तो यहाँ पे y का निर्देशांक है ही नहीं, सिर्फ x का है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये x अक्ष पे लाई करेगा। उसी तरह आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 0,2 इस तरह का पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से चतुर्थांश में या कौन से अक्ष पे लाई करता है। तो आपने सोच समझ के आंसर देना है। x है ही नहीं, x का निर्देशांक 0 है और y का निर्देशांक है, तो ये कौन से अक्ष पे लाई करेगा, y अक्ष पे लाई करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। इतनी सी बातें थी इसमें। और बाकी जब हम इसका एक्सरसाइज वाला पार्ट सीखेंगे तो वहां पे हम बिंदुओं को निर्देशित करना सीखेंगे और साथ में कुछ हमारे पास निर्देशांक दिए जाएंगे, उनको हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा। और तो आपने इस थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना है। तो इसका जब तक मैं दूसरा लेक्चर बनाता हूं तब तक आपको ये थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। एक बार आपने रफ कॉपी पे लिख के जरूर देखना है, ड्रॉ करके जरूर देखना है। जब आप ड्रॉ करके देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और एक चीज और कि जो निर्देशांक होते हैं उसको हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपने। पहला x होगा, दूसरे वाला y होगा, इसी सीक्वेंस में लिखना है, आगे पीछे नहीं रखना है इसको, पहला x दूसरा y। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आया होगा सब कुछ। तो हम एक्सरसाइज वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। और तब तक के लिए आपने क्या करना है, इस कार्तीय पद्धति को बहुत अच्छे से समझना, अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखना है, चतुर्थांश ड्रॉ करके देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।